हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है दैट इज क्लास 12th का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, हमने फिजिकल केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखा है। तो बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे थ्योरी जैसे अभी तक आपने देखा है कि इस चैप्टर में मैक्सिमम हमने थ्योरी कंप्लीट किया है। यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जहाँ पे आपको ग्राफ, फार्मूला, वो सारी चीजें समझनी है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, देन ये सारे ग्राफ जो आपको दिख रहे हैं, ग्राफ क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड लास्ट में हम इसका थोड़ा लिमिटेशंस भी देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले अगर मैं बच्चों इसके डेफिनेशन की बात करता हूं, तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का सिंपल मतलब होता है एन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ ग्राफ। बेसिकली ये क्या होता है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज नथिंग बट अ ग्राफ। एक ग्राफ होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब, बेसिकली एक गैस, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, ओके, ऑन सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। सपोज करो कि आपके पास एक एड्सॉर्बेंट है, सपोज करो आपके पास एक एड्सॉर्बेंट है, आपके पास क्या है, एक एड्सॉर्बेंट है, आपके पास एक एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है कि कोई गैस आके एड्सॉर्ब हो रही, क्या हो रहा है, कोई चीज आके एड्सॉर्ब हो रहा है, कोई चीज आके एड्सॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप ये देखना चाहते हो कि सपोज कर लो इसका मास m है और जो एड्सॉर्ब होने वाली चीज आ रही है उसका मास x है। तो x बाई m क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, उस फ्रैक्शन को कि टोटल m में कितना x एड्सॉर्ब हुआ है। ये आप देखना चाहते हो कब, जब आपका प्रेशर बढ़े। किसके रिस्पेक्ट में आप देखना चाहते हो, इन व्हेन चेंज इन प्रेशर। दैट मींस adsorption isotherm is nothing but a plot of graph, is nothing but a plot of graph जिसमें आप कितना अमाउंट ऑफ आपका एड्सॉर्बेट किसी एड्सॉर्बेंट पे, जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पे अगर x बाई m देखो तो ये वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या, प्रेशर। दैट मीन्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज नथिंग बट अ प्लॉट ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ है जो किस चीज को प्लॉट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्सॉर्ब्ड ऑन क्या, m, दैट मींस एड्सॉर्बेंट विद चेंज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाते हो तो कितना ज्यादा किसी गैस का अमाउंट किसी एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो रहा है, तो आप उसके वेरिएशन को क्या बोलते हो बच्चों, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहाँ पे एक टर्म आपको आइसोथर्म दिख रहा होगा, आप सबने पढ़ा होगा। आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, एंड थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। दैट मीन्स ये ग्राफ हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब हमें समझ आ गया कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज नथिंग बट अ प्लॉट ऑफ ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, जो एड्सॉर्ब हो रहा है किसी सरफेस पे, विद चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये चीज समझ आई होगी। तो क्या बोलता है, एज पर दिस पर्टिकुलर ग्राफ होता क्या है कि अगर मैं x बाई एम लिखता हूँ, x बाई एम लिखता हूँ, दैट इज यहाँ पे x क्या है बच्चों, जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है, अमाउंट ऑफ गैस गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, और m क्या है, एड्सॉर्बेंट का जो मास है। तो दैट मीन्स x बाई एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, x बाई एम रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना ये पर्टिकुलर गैस इस पे टोटल एड्सॉर्ब हुआ है। तो वो कहता है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज टू द पावर, प्रेशर रेज टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अब क्या है कि जब ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं बच्चों, तो ये एक कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है, दैट इज के। अब ये के क्या है, इसके बारे में भी हम देखते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो दैट विल बी x बाई एम इक्वल्स टू k इंटू पी रेज टू द पावर 1 बाई एन। और हमेशा बच्चों याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा। ऑब्वियसली n इक्वल्स टू n विल बी ग्रेटर देन 1। अगर आपसे कोई पूछे x क्या है, तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, ओके, एड्सॉर्बेंट जो बेसिकली गैसेस फॉर्म में है। m क्या है, ठीक है, जो चीज एड्सॉर्ब, सो बेसिकली x इज अमाउंट ऑफ गैस गेटिंग एड्सॉर्ब्ड। यहाँ पे ऐसे लिख लो, अमाउंट ऑफ गैस गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, गैस गेटिंग एड्सॉर्ब्ड। ठीक है, ये लिख लिया आपने। और m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, ऊपर मैंने एड्सॉर्बेंट लिख दिया। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, जो नीचे जो चीज एड्सॉर्ब कर रही है। ठीक है, जो आप एड्सॉर्बेंट, तो जो चीज एड्सॉर्ब कर रही है वो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय m।
ठीक है। के बच्चों आपका कांस्टेंट है, पी प्रेशर है एंड एन इज नंबर ऑफ मोल्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि बच्चों होता क्या है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ, ये ग्राफ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो इनिशियली तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा था, ये बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर और बढ़ाता चला गया, मैं जैसे जैसे मैं प्रेशर और बढ़ाता चला गया, ये ग्राफ आपका फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है बच्चों। अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊं कि इसका बेसिक सिंपल सा रीजन क्या है, तो जैसे मान लो कि आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है जहां पे कोई चीज एडजॉर्ब होनी है, ठीक है। अब मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया करके मैं दिखाता हूँ और इस पे कोई गैस एडजॉर्ब होनी है, तो सपोज करो कि ये जहां जहां पे मैं डॉट बना रहा हूँ, यहाँ यहाँ पे वो गैस एडजॉर्ब होती चली जा रही है। दैट मीन्स इनिशियली पूरा एरिया खाली था गैस एडजॉर्ब होने के लिए, कोई जो एक्स अमाउंट ऑफ गैस आ रही है और ये जो मास इसका एम है, इस मास एम पे पूरा का पूरा एरिया खाली है। आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, उतना ज्यादा गैस एडजॉर्ब होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर को बच्चों बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते चले जाओगे, होता क्या जाएगा, ये जो एरिया ऑक्युपाइड था ये तो बढ़ता जा रहा है। अब ऑब्वियस सी चीज है कि जो बढ़ता चला जा रहा है उसके ऊपर और चीजें एडजॉर्ब करानी है, तो उसकी जो एबिलिटी होगी एडजॉर्ब करने की वो कम होती चली जाएगी ओवर द टाइम, है ना। तो इसका सिंपल मतलब है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते रहो, जो अमाउंट है यहाँ पे जो गैस एडजॉर्ब का वो बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा गैस अमाउंट जो एडजॉर्ब हो रहा है वो बढ़ता चला जाएगा, जो नई एबिलिटी होगी और गैस को एडजॉर्ब करने की वो कम होती चली जाएगी। इसीलिए आप अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे जाते हो ये थोड़ा सा कर्व फ्लैटन होता जा रहा है। दैट मीन्स एक्स जो एडजॉर्ब हो रहा है एम के ऊपर, उसकी अमाउंट जो इनिशियली बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ के पर्सपेक्टिव से, कि जब एक्स बाई एम और आप पी का ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ इस तरीके से स्लोप कम क्यों होता चला जाता है, इस तरीके से बेसिकली ये ग्राफ फ्लैटन क्यों होता चला जाता है, ये इसका एक रीजन है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने पढ़ी बच्चों, दूसरी चीज जो हमने जस्ट अभी पढ़ी है कि हमें पता है कि ये आइसोथर्म होता है। दैट मीन्स ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया जाता है। तो मान लो कि ये एक टेम्परेचर T1 है, मान लो ये टेम्परेचर T1 है, मैं यहाँ पे कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, ओके। मान लो ये टेम्परेचर T1 है, ठीक है। T1 पे ग्राफ ऐसा बना है, तो मैं बोलता हूँ कि सपोज एक टेम्परेचर T2 है, एक टेम्परेचर T2 है जो T1 से बड़ा है, तो ग्राफ ऊपर की साइड बनेगा या नीचे की साइड। जैसे नीचे की साइड बनेगा ग्राफ, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक तो सेम होगा कि इनिशियली बढ़ेगा बाद में फ्लैटन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो किस केस में मेरा ग्राफ ऊपर बनेगा और किस केस में ग्राफ नीचे बनेगा। तो सिंपल सा बच्चों कॉन्सेप्ट है याद रखने का। हम यहाँ पे किसके एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, गैस के एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। हम किसके एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, गैस के एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अगर गैस के एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगा बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है गैस का, अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में आपने पढ़ा होगा ना कि हाई टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होता। तो दैट मीन्स जिस केस में x बाई एम की वैल्यू कम होगी वो टेम्परेचर ज्यादा होगा। दैट मीन्स अगर ये वाला कर्व की बात करूंगा तो ये टेम्परेचर ज्यादा होगा रेदर देन ऊपर वाले। तो दैट मीन्स अगर नीचे वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर पे बना हो, ऊपर वाला ग्राफ T2 टेम्परेचर पे बना हुआ, तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूं कि मेरा टेम्परेचर T1 विल बी ग्रेटर देन T2। बिकॉज अगर टेम्परेचर मेरा ज्यादा होगा तो जो x की जो एड्सॉर्प्शन होगी वो कम होगी मेरे एड्सॉर्बेंट पे, बिकॉज फिजिकल एड्सॉर्प्शन जब मैं गैस के एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है हायर टेम्परेचर पे। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपसे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का कोई ग्राफ बनाने को बोलता है और आपसे सिंपली पूछ ले कि सपोज करो ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है जहां पे प्रेशर है और यहाँ पे x बाई एम है, ठीक है। तो एक ग्राफ ऐसे बन रहा है और एक ग्राफ इस तरीके से बन रहा है और एक ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, और आपको बोल दिया ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर T3 है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा कौन सा टेम्परेचर सबसे कम है, तो यू विल से बच्चों T3 इज ग्रेटेस्ट देन T2 एंड देन T1, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा बच्चों x बाई एम की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि गैस के एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि इस ग्राफ में अगर अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये चीज बच्चों समझ आई है तो अब एक और ग्राफ है जो हमें समझना है। अगर मैं वापस पीछे जाऊं इस पे, तो एक ग्राफ ये भी है जहां पे आपने देखा होगा log ऑफ p एंड log ऑफ x बाई m के बीच में ग्राफ
रिप्रेजेंट कर रखा है। तो पेपर में कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि आप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए log ऑफ x बाई एम एंड log ऑफ p का ग्राफ बनाओ। तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो हमें पता है कि एज पर इक्वेशन x बाई एम जो होता है x बाई एम है, दैट इज इक्वल्स टू बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज k इंटू p रेज टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपने क्या करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड को लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी लॉग x बाई एम। ठीक है, मैं नेचुरल लॉग नहीं डायरेक्टली लॉग ले रहा हूँ। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ k प्लस ऑफ, पावर में है तो ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन n एंड लॉग ऑफ p। ठीक है, अब अगर कोई बोलता है कि आप log x बाई एम और log p के बीच में ग्राफ बनाओ, आपको क्या बोला है कि एक ग्राफ बनाओ किसके बीच में, log ऑफ x बाई एम एंड log ऑफ p के बीच में ग्राफ बनाना है। तो आपने क्या करना है, जस्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इसको इक्वेट करना है। आपको बोला गया कि y एक्सिस पे log x बाई एम रखना हो और आप x एक्सिस पे log p रखो। तो आपने क्या करना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस तरीके से इसको इक्वेट करो तो आपको दिखेगा कि y एक्सिस पे ये चीज आ गई, आपको x एक्सिस पे log p आ गया, यहाँ से आपको दिख गया कि स्लोप 1 अपॉन n है, दैट इज पॉजिटिव, एंड y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों इसका, log k। तो अगर मैं वापस पीछे जाऊं तो देखो y एक्सिस पे क्या है, log x बाई एम। अगर मैं इसमें देखता हूं, ध्यान से देखो, y एक्सिस पे क्या है, log x बाई एम। यहाँ पे अगर आप देखोगे y एक्सिस पे, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो दिस इज x बाई एम, एंड अगर मैं x एक्सिस पे देखता हूँ तो log p हो गया बच्चों। देन आपको क्या बोला गया कि स्लोप क्या है, यहाँ से आपको दिख रहा है 1 अपॉन n और दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो tan थीटा लेस देन 90 होगा। तो देखो ये tan थीटा लेस देन 90 लिया आपने, और ये जो यहाँ पे स्लोप है उसने क्या बताया, 1 अपॉन n स्लोप है। कहाँ से आया 1 अपॉन n स्लोप, ये जो आपका 1 अपॉन n यहाँ पे आया इससे। ठीक है, एंड देन आपने पीछे जब इक्वेट करा तो आपने देखा कि y इंटरसेप्ट इसका क्या है, y इंटरसेप्ट बच्चों इसका log ऑफ k है, ये log ऑफ k। तो y इंटरसेप्ट log ऑफ k है तो देखो x एक्सिस पे कहाँ पे काटेगा, इस पॉइंट पे काट रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ k। तो आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से log के केस में इस इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो समझना अगर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो देखो एक चीज है कि हमने ये पढ़ा कि अगर x बाई एम की बात करता हूँ एंड दैट इज इक्वल्स टू बच्चों k इंटू पी रेज टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर बच्चों मान लो n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ही ज्यादा हो गई, n की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो 1 अपॉन n की वैल्यू बच्चों अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0। तो 1 अपॉन n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, 0। और जैसे ही 1 अपॉन n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये किसी चीज की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो दैट मीन्स आपका x बाई एम क्या हो गया, एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, मैं अब इसको ग्राफ पे वेरीफाई करके बताता हूँ क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड दूसरी चीज क्या हो सकती है कि बच्चों अगर सपोज करो n की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स n की वैल्यू कम है, 1 के पास होगी। तो अगर n की वैल्यू कम है, n की वैल्यू काफी कम है या 1 के पास है, तो दैट मीन्स दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। और अगर n की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन n की वैल्यू 1 हो जाए तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि x बाई एम विल बी इक्वल्स टू kp। k कांस्टेंट है तो आई कैन आल्सो से कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो दैट मीन्स जब 1 बाई n की वैल्यू कम होती है तो मेरा x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। तो दैट मीन्स ये ग्राफ जो हमने बच्चों इनिशियली देखा था x बाई एम और p का, जो हमने यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में बात करूँ, ये x बाई एम और p के ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं x बाई एम और p के ग्राफ की बच्चों बात करता हूँ तो इनिशियली देखो जब नंबर ऑफ मोल्स छोटे होते हैं, नंबर ऑफ n की वैल्यू, दैट मीन्स जब छोटी होती है n की वैल्यू, तो क्या होगा, आप देखो x बाई एम और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसीलिए आपको इनिशियली ग्राफ क्या दिखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा। ठीक है, बट वंस n की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाता है, x बाई एम की वैल्यू लगभग कांस्टेंट हो जाता है। तो ये फिर तुम्हें धीरे धीरे कांस्टेंट होता हुआ दिखे और ग्राफ ऐसा बनेगा। एंड यू नो कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे बनाऊंगा, ये T1 है, ये T2 है, तो ऑब्वियसली T2 विल बी ग्रेटर टेम्परेचर देन T1 बिकॉज हाइयर टेम्परेचर पे x बाई एम की वैल्यू कम हो जाएगी।
तो आई होप बच्चों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ क्या है, किस तरीके से उसके लॉग की ग्राफ को हम बनाते हैं, किस तरीके से हायर लोअर टेम्परेचर पे ग्राफ का स्लोप कम ज्यादा होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड देन लास्ट में हमने ये देखा कि 1/n की जो सिग्निफिकेंस है इस फॉर्मूले में वो क्या है। जाते जाते बस एक चीज है बच्चों कि अगर मैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करूं तो ये बेसिकली ये नहीं समझा पाता कि हायर प्रेशर पे जाके वो सैचुरेशन क्यों आ जाता है। ठीक है, हायर प्रेशर पे जाके सैचुरेशन क्यों आ जाता है। इनिशियली हमने समझा है कि वो क्यों हो सकता है। ठीक है, हमने बोला ना कि यहाँ पे जैसे जैसे एरिया खत्म होता जाएगा वैसे वैसे और प्रेशर ऐड करने से आपके ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंस x बाई एम, दैट मीन्स x जो है उसके एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। लेकिन वो चीज ये पर्टिकुलर जो थ्योरी है वो नहीं बताती, वो अलग से इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अगर मैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करूं तो इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, not able to explain the saturation of graph, the saturation of graph at higher temperature, at higher pressure। ठीक है, तो हायर प्रेशर पे जाके सैचुरेशन क्यों होने लगता है जो हमने आपको समझाया, दैट इज लाइक कि दैट इज अ रीजन, बट वो ये नहीं बताता, ये पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो दिस इज वन डीमेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी। आई होप बच्चों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके क्या क्या किस किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, इसमें ग्राफ किस तरीके से बनता, पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय बच्चों।